Hello students, good morning to all. Today we are going to start our next topic, the Royal Center of this chapter. The chapter is an imperial capital, Vijayanagar. Okay, let's start. The Royal Center was located in the southwestern part of the sub settlement. जो सेटलमेंट थी उसके साउथ वेस्टर्न पार्ट पे रॉयल सेंटर था. रॉयल सेंटर इट मीन्स द किंग्स पैलेस. किंग्स पैलेस था, रॉयल सेंटर था, इसलिए वहाँ पर 60 टेम्पल भी इंक्लूडेड थे. 60 मंदिर बने हुए थे उनके महलों के आसपास. क्लियरली ये बात समझ आती है. द पैट्रोनेज ऑफ द टेम्पल्स एंड कल्ट्स वाज इम्पॉर्टेंट फॉर रूलर हु वर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश एंड लेजिटिमाइज देयर अथॉरिटी थ्रू एसोसिएशन विद द डिवाइनिटी हाउसेज इन द सेरेंस. टेम्पल्स और कल्ट को आश्रय देना, उसको सहारा देना, उनको संरक्षण देना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था रूलर्स के लिए. क्यों? क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना चाहते थे और ज़्यादा लेजिटिमाइज करना चाहते थे, उसको ज़्यादा वैध बनाना चाहते थे विद द एसोसिएशन ऑफ डिवाइनिटी हाउस इन द सेरेन. कि मंदिरों में जो देवी देवताओं के मूर्तियाँ बना रखी है, देवी देवताओं के घर जो बनाए हुए थे, उनके साथ जुड़ के रूलर्स अपनी अथॉरिटी को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे, उसको एस्टेब्लिश कर रहे थे. ये सीधी सी बात है कि 60 टेम्पल तभी मिले थे जब वहाँ पर रूलर्स ने उनको बनवाया था. इसका मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर बनवाकर राजा अपनी अथॉरिटी को पब्लिक के सामने शो कर रहे थे. अबाउट 30 बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्सेस हैव बीन आइडेंटिफाइड एट पैलेसेस. करीबन 30 ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, ऐसे कॉम्प्लेक्स थे जिनको महल का दर्जा दिया गया, महल के रूप में जाना गया. और ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे ये इतने बड़े स्ट्रक्चर, दीज आर द रिलेटिवली लार्ज स्ट्रक्चर्स दैट डू नॉट सीम टू हैव बीन विद द रिचुअल फंक्शंस. कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये बिल्डिंग बड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि इनके साथ कुछ रीति रिवाज, कुछ सेलिब्रेशंस भी जुड़े हुए थे. सबसे मेन डिफरेंस क्या बताया है इन स्ट्रक्चर्स में और टेम्पल्स में? स्ट्रक्चर कौन से जो 30 कॉम्प्लेक्स की बात की जा रही है, टेम्पल्स कौन से 60 टेम्पल्स की बात की जा रही है. तो उनमें कुछ डिफरेंस था. वो क्या डिफरेंस था? कि जो मंदिर थे, लेटर इट मीन्स जो बाद में वर्ड यूज किया गया दैट इज़ टेम्पल, तो लेटर जो था वो मैसनरी वर्क से बना हुआ था. मतलब कि ये सारा मिस्त्री का काम किया हुआ था, मैसनरी वर्क था. वाइल द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सेकुलर बिल्डिंग्स वाज मेड ऑफ द पेरिसेबल मटेरियल. लेकिन जो सेकुलर बिल्डिंग बनी हुई थी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी, वो डिकेड मटेरियल से बनी थी. पेरिसेबल मटेरियल जो जल्दी ख़राब हो जाए, तो ऐसे मटेरियल से उनको बना रखा था. यहाँ पर एक और महानवमी डिब्बा और ऑडियंस हॉल्स के बारे में बता रखा है. जो हम आगे की जो हमारा टॉपिक आएगा द महानवमी डिब्बा, इस टॉपिक में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. लेकिन इन बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पर पीस ने डिस्क्रिप्शन दिया है. तो पीस, जो डोमिंगो पीस है, उनके बारे में हम बता रहे हैं. डोमिंगो पीस ने अपनी बुक लिखी थी यहाँ पर जब वो एज ए ट्रैवलर आए थे, तो उन्होंने यहाँ की 2 बिल्डिंग देखी, विजयनगर में ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा. तो दोनों को कलेक्टिवली उन्होंने क्या कहा? हाउस ऑफ विक्ट्री, विजय का घर कहा. और वो आगे इनके बारे में क्या लिखा? दिस बिल्डिंग्स हैव 2 प्लेटफॉर्म्स वन अबव द अदर ब्यूटिफुली स्कल्प्टेड. ये बिल्डिंग्स, 2 बिल्डिंग बताई, दोनों बिल्डिंग्स में एक के ऊपर दूसरा प्लेटफॉर्म बना हुआ, 2 मंच पाए गए एक दूसरे पर बने हुए. बहुत ही सुंदर तरीके से मूर्तियाँ बनी हुई, स्कल्प्टेड, उनके ऊपर कार्विंग कर रखी है, स्कल्प्टेड. ऑन द अपर प्लेटफॉर्म, ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में, इन दिस हाउस ऑफ द विक्ट्री द किंग हैज़ अ रूम मेड ऑफ क्लॉथ. जो ऊपर वाला मंच है, उस मंच पे राजा का घर बना रखा है. राजा का घर कैसा? रूम मेड ऑफ क्लॉथ, कपड़े का बना हुआ रूम बनाया हुआ था, कपड़े का कमरा बना रखा था, जहाँ पर मूर्तियाँ भी रखी हुई थी. और उस वर्षिप पैलेस में तो राजा का जहाँ पर कमरा था वहाँ पर मूर्तियाँ भी रखी हुई थी. एंड इन द अदर, इन द मिडल इज़ प्लेस्ड ए डायस. और ये कहते हैं कि जो दूसरा मंच बताया है उसके बीच में एक डायस था. डायस मतलब एक चबूतरा बना रखा था, एक स्टेज ही बना रखा था, एक ऐसा स्टेज जहाँ पर राज सिंहासन को रखा हुआ था. थ्रोन राज सिंहासन के, जो राज सिंहासन है उसको उसके ऊपर रखा हुआ था. द
जो राज सिंहासन है उसमें कौन सा है, द क्राउन एंड द रॉयल एंकलेट, और क्राउन भी और साथ साथ रॉयल एंकलेट। रॉयल एंकलेट मतलब शाही पायल, एक उनका कोई गहना या कोई ऐसी पायल होती थी जिसको रॉयलिटी का सिंबल माना जाता था। तो ये हाउस ऑफ विक्ट्री में सारी चीज़ें देखने को मिली थी। और किन्होंने लिखा, ये डोमिंगो पीस ने लिखा है। नाउ वी आर गोइंग टू talk about the Mahanavami Dibba. Mahanavami Dibba, it was a large structure in Vijayanagar Empire or in the royal center. So let's start. Some of the most distinctive structure in the area have been assigned names based on the form of the buildings as well as their function. जो जितने डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर मिले हैं इस एरिया में, स्ट्रक्चर मतलब जितनी बिल्डिंग पाई गई है और उन बिल्डिंग के नाम रखे गए, किसके आधार पर, जैसी बिल्डिंग वो बनी हुई थी, द फॉर्म ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग जैसी बनी हुई थी उसी के आधार पर उनका नाम रखा गया और जिस काम के लिए उनको यूज किया जाता था, एज वेल एज देयर फंक्शंस। राजा का महल ये बहुत बड़ा एनक्लोजर था, चारों तरफ से घिरा हुआ, फोर्टिफाइड, बट नॉट येल्डेड द डेफिनेट एविडेंसेस ऑफ बीइंग रॉयल रेजिडेंस। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंस नहीं मिले, ऐसे कोई सबूत नहीं मिले, कोई निश्चित सबूत नहीं मिले जिससे ये कहा जाए कि वो एक रॉयल रेजिडेंस है, वहाँ पर राजा ही रहते थे। इसके दो और ऐसे ही इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म देखने को मिले हैं जिनको क्या कहा गया, एक को बोला गया ऑडियंस हॉल और जिसको दूसरा कहा गया महानवमी डिब्बा। तो यहाँ पर मैंने दोनों का ही इकट्ठा बताया था, दोनों को कलेक्टिवली हाउस ऑफ वाइसराय हाउस ऑफ विक्ट्री कहा था कि इन्होंने डोमिंगो पीस ने। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। द एंटायर कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल्स विद ए स्ट्रीट रनिंग। अब ये कह रहे पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसके चारों तरफ दो दीवारें बना रखी, डबल वॉल थी और उनके बीच में एक स्ट्रीट बना रखी थी, एक गली बना रखी थी उनके बीच में, यानी कि जगह छोड़ रखी थी। जो ऑडियंस हॉल है, ऊपर तो बताया महानवमी डिब्बा का और नीचे बता रहे हैं ऑडियंस हॉल का, यानी कि दोनों ही बिल्डिंग आसपास थी और दोनों ही बिल्डिंग के चारों तरफ दो दो दीवारें बना रखी थी। ऑडियंस हॉल ये हाई प्लेटफॉर्म है और हाई प्लेटफॉर्म जो है ये किससे, ये पिलर पे बना रखा था, लकड़ियों का पिलर, और पिलर के ऊपर इनको बनाया हुआ था। बिल्कुल पास में थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, सेम दूरी थी, सेम इंटरवल पे वो पिलर बना रखे थे लकड़ी के, जिनके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था। और स्टेयर केस क्या होती है, सीढ़ियाँ भी बना रखी थी इसके सेकेंड फ्लोर पर जाने के लिए। इसके अलावा ये जो सेकेंड फ्लोर जो बनाया हुआ है वो पिलर पे ही बना रखा था, ऐसा नहीं कि वो नीचे कोई और दीवार खड़ी थी, बल्कि पिलर पे ही खड़ा किया गया था। पिलर एक दूसरे के बिल्कुल पास में, कोई ज़्यादा स्पेस उनके बीच में नहीं छोड़ा गया था। एंड इट्स नॉट क्लियर व्हाट द हॉल वाज यूज्ड फॉर। लेकिन हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इस बात को क्लियर नहीं कर पाए हैं कि जो ऑडियंस हॉल है वो पर्टिकुलरली किस यूज़ के लिए, किस काम के लिए यूज़ होता था। नेक्स्ट वन, लोकेटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी, शहर के एक ऊंचे पॉइंट पर बना हुआ महानवमी डिब्बा। तो महानवमी डिब्बा के बारे में अगर शॉर्ट नोट पे आ जाता तो आप यहाँ पे इजीली कर पाओगे। ये एक मासिव प्लेटफॉर्म, तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, कैसे 11,000 स्क्वायर फुट का उसकी हाइट थी, 11,000 स्क्वायर फुट के उसका बेस और 40 फीट की उसकी ऊंचाई। देर इज़ द एविडेंस दैट इज स्पॉटेड ए वुडन स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा एविडेंस मिला है यहाँ पे कि इसके नीचे वुडन का बेस बना रखा था, वुडन स्ट्रक्चर बना रखा था। और जो वुडन बेस बना रखा था, द बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ कवर्ड विद द रिलीफ कार्विंग। और उसके चारों तरफ क्या बनाई हुई थी, रिलीफ कार्विंग कर रखी थी, मतलब जो पत्थर में खुदाई करके कार्विंग की जाती है, ऐसे ही उभरी हुई उत्कीर्ण या रिलीफ कार्विंग वहाँ पे कर रखी थी। जो खुदाई करके और मूर्तियाँ बना दी जाती हैं पत्थर के अंदर ही, उसको बोला जाता है कार्विंग। कौन कौन से रिचुअल्स, कौन से रिवाज वहाँ पे निभाए जाते थे, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि कुछ एक कोइंसिडेंस भी है इसका, रिचुअल के साथ महानवमी डिब्बा का जो जोड़ा गया है। विद द महानवमी मतलब 9th डे ऑफ माँ, मतलब दुर्गा देवी, दुर्गा का 9 दिन महानवमी के साथ जुड़े हुए। 10th डे हिंदू फेस्टिवल ड्यूरिंग द ऑटम मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। और 10वां दिन जो है सितंबर और अक्टूबर का बताया गया है ऑटम सीजन में, वो क्या है, दशहरा। तो ये नॉर्दर्न इंडिया में दशहरा मनाया जाता है, बंगाल में इसको दुर्गा पूजा का नाम दिया जाता है।
यहाँ पे ये देखो बेटा, ये रिलीफ कार्विंग की हुई है महानवमी डिब्बा का जो बेस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। मैंने यही बताया था, जो खोद खोद के अलग अलग तरह के चित्र बनाए जाते हैं, इमेजेस बनाई जाती है, दैट इज़ द रिलीफ कार्विंग। और यहाँ पर ये जो इमेज दिखा रखी है, ये इमेज है महानवमी डिब्बा की। तो यहाँ पर दो स्टेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी इमेजेज हैं उनको भी आप अच्छे से रीड करेंगे। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ ये जो पिक्चर दिखा रखी है बेटा, ये क्या है? ये लोटस महल की एक सिर्फ ड्राइंग दिखा रखी है। इसका प्रॉपर इमेज नेक्स्ट पेज पे है, तो उस पर आप लोटस महल का नेक्स्ट पेज पे आप इमेज देख लेंगे। यहाँ पर हम कह रहे हैं नवरात्रि और महानवमी इन पेनिनसुलर इंडिया द विजयनगर। अब पेनिनसुलर इंडिया जो साउदर्न पार्ट है वहाँ महानवमी कहा जाता है, और हमारे नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पर दशहरा मनाया जाता है, या फिर बंगाल में दुर्गा पूजा कहे जाते हैं, नवरात्रि भी बोल देते हैं हम नॉर्दर्न इंडिया में। विजयनगर के राजा अपने स्टेटस, प्रेस्टिज स्टेटस, अपने सम्मान, अपने गौरव को दिखाने के लिए ऐसा काम करते थे। वो ऐसा अपने प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी, सुजरेनिटी का मतलब क्या? सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता, अधिकार को जताने के लिए वो उन्होंने इस तरीके के स्टेजेस को, ऐसे बिल्डिंग्स को वहाँ पर बनाया हुआ था। जो जो सेरेमनी वहाँ परफॉर्म की जाती थी उससे महानवमी डिब्बा पर कौन कौन सी थी? वर्शिप ऑफ द इमेज, मूर्तियों की पूजा होती थी। वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स, जो उनका राजकीय घोड़ा होता था, उन स्टेट हॉर्स की पूजा। साथ ही साथ बफेलोज की बलि दी जाती थी। बफेलो और बफेलो के साथ साथ अदर एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था। डांस होता था, रेसलिंग मैच होते थे, और प्रोसेसन क्या होते हैं? शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो जल से निकाले जाते हैं, सजे हुए घोड़ों के, हाथियों के, या फिर रथ के और सैनिकों के, ये शोभा यात्रा निकाली जाती थी। इसके साथ साथ कुछ रिचुअल प्रेजेंटेशन भी दिए जाते थे। रिचुअल प्रेजेंटेशन मतलब जो फॉर्मल गिफ्ट होते हैं, राजा के पास जब भी जाते थे तो कुछ गिफ्ट दिए जाते थे। तो किंग्स और उसके जितने भी गेस्ट होते थे उनको गिफ्ट दिए जाते थे, प्रेजेंटेशन दी जाती थी बाय द चीफ नायकाज एंड द सबॉर्डिनेट किंग मार्क्ड ऑन द ओकेजन। इस अवसर पर सारे जो भी राजा के कंट्रोल में जो दूसरे राजा थे, वो सबॉर्डिनेट किंग्स और नायकाज सभी जो मुख्य राजा है और उनके गेस्ट, उनके सामने सारे रिचुअल प्रेजेंटेशन देते थे। ऐसी जो सेरेमनीज होती थी, इनका बहुत ही गहरा मीनिंग होता था। जब भी कभी ऐसे समारोह किए जाते थे तो उनका बड़ा गहरा मीनिंग होता था, सिंबॉलिक मीनिंग होता था। ऑन द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के लास्ट डे को क्या होता था? द किंग इंस्पेक्टेड हिज आर्मी एंड द आर्मीज ऑफ द नायकाज इन ए ग्रैंड सेरेमनी इन एन ओपन फील्ड। कि जो लास्ट डे था, लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल, तो राजा सारी आर्मी को इंस्पेक्ट करता है, सारी आर्मी नायकाज को इंस्पेक्ट करता है, और एक ओपन फील्ड में जाके ऐसा इंस्पेक्शन किया जाता था। इस ओकेज़न पे नायकाज अच्छे रिच गिफ्ट राजा को देते थे। साथ ही साथ जो उनका टैक्स था, फिक्स्ड टैक्स, स्टिपुलेटेड ट्रिब्यूट मतलब फिक्स टैक्स, वो भी उनको को दिया जाता था, किंग को दिया जाता था। वाज द महानवमी डिब्बा दैट स्टैंड टुडे द सेंटर ऑफ द एलेबोरेट रिचुअल। कहते क्या महानवमी डिब्बा जो जिस रिवाज के लिए, जिस एलेबोरेट, जितना लार्ज, इतने बड़े अनुष्ठान या रिवाज के लिए यूज़ किया जाता था, क्या ऐसा है? क्या ऐसे कोई एविडेंस मिले हैं? स्कॉलर्स ने ये बताया है, ये पॉइंट आउट किया है कि जो स्पेस मिला है इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ, महानवमी डिब्बा के चारों तरफ, आज जो खोज की गई है, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स ने खोज की है, तो देखा है कि स्ट्रक्चर के चारों तरफ जो भी स्पेस पाया गया है वो उतना अनफ नहीं है जितना कि आर्म्ड मैन, वुमेन, ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल उसमें एक साथ जलसे में आ सके, प्रोसेसन में आ सके, इतना एरिया नहीं मिला है। सम ऑफ द अदर स्ट्रक्चर इन द रॉयल सेंटर इट रिमेन्स एन एनिग्मा। जैसे कि रॉयल सेंटर के कुछ और भी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, वैसे ही महानवमी डिब्बा के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। ये भी एक एनिग्मा बन के रह गया, एक पहेली बन के रह गया है। तो यहाँ पर ये सारा जितनी अपर इन्फॉर्मेशन है वो हमें, जो यहाँ ट्रैवलर आए थे उन्होंने इनके बारे में लिखा है, अपने अपने व्यूज़ उन्होंने दिए, उसी के आधार पर हमने यहाँ के इनके रिचुअल्स, इनकी सेरेमनीज़ के बारे में बताया है। नेक्स्ट वन, द अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल
इन द रॉयल सेंटर इज़ द लोटस महल। सबसे मेन क्या बताया है कि लोटस महल एक और यहाँ पर बिल्डिंग थी, और ये नाम किसने रखा था? ये ब्रिटिश ट्रैवलर ने रखा था। कब? 19th सेंचुरी में। तो लोटस महल का मैंने आपको यहाँ पर इमेज दिखा रखी ऊपर, और इसका प्रॉपर इमेज क्या है नेक्स्ट पेज पे है। इसका नाम बड़ा रोमांटिक नाम रखा गया था, लोटस महल। हिस्टोरियंस आर नॉट क्वाइट श्योर अबाउट वाज द बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर, लेकिन इस बिल्डिंग के बारे में हमारे हिस्टोरियंस कोई श्योर नहीं है कि किसके लिए इसको यूज़ किया जाता था, कौन सी फंक्शन, कौन सा रिचुअल वहाँ पूरा किया जाता था। ये पूरी इमेज दिखा रखी है, पिछले पेज पे इसका सिर्फ ड्राइंग थी। ये लोटस महल के बारे में बता रखा है जो राजाओं ने बनवाया था, विजयनगर के राजाओं ने। एक सजेशन यहाँ ये दिया है, कॉलिन मैकेंजी ने जब इनका मैप तैयार किया था, वो कह रहे हैं कि ये शायद काउंसिल चैम्बर के रूप में यूज़ किया जाता था, जहाँ पर मीटिंग की जाती थी। जो भी किंग के एडवाइज़र होते थे वो यहाँ पर बैठते थे और उनकी मीटिंग ली जाती थी। तो ये एक काउंसिल चैम्बर के रूप में मैकेंजी ने बताया, कॉलिन मैकेंजी ने एक सजेशन ये दिया गया है। जैसे ये स्टेबल्स के बारे में था, जो हाथियों के अस्तबल होते हैं, हाथियों को इनमें रखा जाता था, और इनके ये ऊपर खाली स्केच दिखा रखा है, नीचे प्रॉपर इमेज दिखा रखी है। लोटस महल के पास में है ये एलिफेंट स्टेबल, हाथियों को रखने के अस्तबल। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या बताई है यहाँ पे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल विच वाज लोकेटेड इन द सेक्रेड सेंटर, देयर वाज सेवरल इन द रॉयल सेंटर एज वेल। तो मंदिर भी बने हुए थे रॉयल सेंटर में, बहुत सारे मंदिर ऐसे थे जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ऑफ दिस इज़ नॉन एज हजारे राम टेम्पल। ये सबसे मेन क्या बताया, ये हजारे राम मंदिर के बारे में बता रहे हैं कि एक और मंदिर था वहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट था। जब बिल्डिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सबके बारे में बताना है कि कैसा बिल्डिंग स्ट्रक्चर था या आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या था, उन सब के बारे में बताओ, या फिर सेक्रेड सेंटर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दो। तो ये क्वेश्चन जब आप करोगे तो उसमें हजारे राम टेम्पल, लोटस महल, महानवमी डिब्बा, ऑडियंस हॉल, इन सब के बारे में आपको डिस्कस करना होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और यहाँ पे बता दिया, दैट इज़ ऑफ हजारे राम टेम्पल। ये इसका बताया है कि शायद वहाँ पे किंग और उसकी फैमिली ही रहती थी। ये इसके अंदर जो इमेजेस रखी हुई है वो अब नहीं है, मिसिंग है। हाउवर स्कल्प्टेड पैनल्स ऑन द वॉल सर्वाइव, सिर्फ इसकी दीवारों के ऊपर जो मूर्तियाँ बनी थी वो बची हुई हैं। इसमें रामायण के कुछ सीन भी देखने को मिले हैं कि इस सेक्रेड प्लेस की जो इनर वॉल्स हैं, जो अंदर की दीवारें हैं, उन पर कुछ रामायण के सीन भी स्कल्प्टेड किए गए थे। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर विजयनगर में मिले जो कि डिस्ट्रॉयड कर दिए गए थे। ऐसे और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी और भी स्ट्रक्चर थे। जब विजयनगर पे कब्जा किया था 1565 में राक्षसी तंगड्डी वार हुआ था, तो तब जो है इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ दिया गया था। ट्रेडिशंस ऑफ द बिल्डिंग पैलेशियल स्ट्रक्चर वर कंटिन्यूड बाय द नायकाज। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स के जो भी ट्रेडिशंस थे, जो रिवाज थे, वो कंटिन्यू रहे बाय द नायकाज ने इनको लगातार मनाते रहे। जहाँ जो भी शोभा यात्रा निकालनी है या कोई पूजा करनी है तो उनको लगातार नायकाज ने रखा था। मैनी ऑफ दिस बिल्डिंग्स हैव सर्वाइव्ड, इनमें से कुछ बिल्डिंग तो आज भी बची हुई है, और बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी थी जिनको विजयनगर पे जब कब्जा किया गया था तो उनको डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था। तो बेटा ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, द रॉयल सेंटर, और आप इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।